नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जीडी और बिहार पुलिस। स्पेशली ये क्लास दोस्तों ये यूपीएसआई, यूपी पुलिस या फिर पुलिस का जो एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं के लिए प्रॉपर क्लास है दोस्तों। और इसमें दोस्तों 100 प्लस जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में रखे हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ ना कुछ हम इसमें जो है कि कुछ टॉपिक्स को हम लोग ट्रिक से भी याद करेंगे इसमें। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग जीके जीएस में आप लोग अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को ले ली। मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें मैं जो है कि कुछ जो है कि 30 जो है कि क्लास लाने वाला हूँ जीके जीएस की, जिससे आपका क्वेश्चन जीके जीएस से तो बाहर जाएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक वाइज चाहिए तो मेरे और भी जो है कि यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं दोस्तों, और वो सब मैंने ट्रिक से ही कराए हुए हैं दोस्तों, तो आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, एक दो युवा ही जो है कि अपनी जान देने के लिए जो है कि भारत के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। एक दो युवा ही, जान मतलब जनवरी, और एक दो युवा ही। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है दोस्तों, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। दो चार जो है कि बालिकाएं ही राष्ट्र के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किसके दरबार में रहते थे। तो टोडरमल जो है कि अकबर के दरबार में रहते थे, उनके नवरत्नों में से एक थे, जो कि वहाँ पर वित्त मंत्री का कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, दसशाला पद्धति भी इन्होंने ही लाया था, दसशाला पद्धति। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि बताइए कि मुगलों की भाषा क्या थी। मुगलों की भाषा क्या थी, मुगल वंश की, और दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी। तो मुगल वंश की भाषा थी फारसी, और जो है कि दिल्ली सल्तनत की भी भाषा थी फारसी। यानी दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत दोनों की भाषा क्या थी, फारसी थी। ठीक है दोस्तों। और ये बताइए कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है दोस्तों। कब की थी तो 1526 ईस्वी में की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान। ठीक है दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध जीत करके इसने मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। किससे जीता था ये पानीपत का युद्ध, तो इब्राहिम लोदी से, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, और जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश। ठीक है दोस्तों। और गुप्त वंश की भाषा क्या थी दोस्तों, मैं आपसे यहीं पर पूछता हूँ, गुप्त वंश की भाषा क्या थी। तो गुप्त वंश की भाषा थी संस्कृत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन किस वंश से संबंधित था। तो गुलाम वंश से। बलबन किस वंश का शासक था, गुलाम वंश का। ठीक है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे दोस्तों, GKTSL, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। GKTSL मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है दोस्तों। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि जीके तो सरल लगती है। ठीक है दोस्तों। जीके तो सरल लगती है। ठीक है दोस्तों। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है दोस्तों। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी इसमें से। तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है दोस्तों। और इसी वंश में हुआ था ये बलबन। ठीक है दोस्तों। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी खिलजी वंश की स्थापना। ठीक है। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कि तुगलक वंश की स्थापना की थी। और सैयद वंश की स्थापना किसने की, खिज्र खान ने। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। मैं आपको इसको भी ट्रिक से याद करवाऊंगा दोस्तों। और जो लोधी वंश की स्थापना की थी, वो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए कि इन पांचों वंशों में से सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था। तो सबसे लंबा जो है कार्यकाल था, जो सबसे लंबा वंश चला था, वो था तुगलक वंश। ठीक है दोस्तों। और जो सबसे कम समय तक जो है कि मात्र 30 साल तक रहा था, वो था खिलजी वंश। ठीक है दोस्तों, खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो मैंने बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है दोस्तों। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है संविधान के। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, तो अनुच्छेद 17 में है। इसी के बाद आता है 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है दोस्तों, उपाधियों का अंत है।
इसी के बाद आता है 19। 19 में क्या है, तो 19 की जो है कि दोस्तों कुल 6 से 7 सेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे याद रखेंगे? 19 ए, ए मतलब मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी क्या है, बी में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। सी क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 4 क्या है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है। 5 क्या है, 5 कहीं भी भारत में बस जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों। 6 क्या है दोस्तों, 6 था संपत्ति का अधिकार। ठीक है दोस्तों। और 7वां है दोस्तों कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। तो जो 6वां था दोस्तों, इसको हटा दिया गया है। इसको जो है कि मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके इसको जो है कि मौलिक अधिकार से हटा करके और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और ये कहाँ पर डाल दिया गया? 300 क में। 300 क में संविधान के जो कि भाग 12 में है। संविधान के भाग 12 में और 300 क अनुच्छेद में है कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, जो पहले कहाँ था? 19 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैराल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है दोस्तों। ये पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था दोस्तों? तो कृषि पर। कृषि पर जो है कि ज़्यादा जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। कब स्टार्ट हुई थी दोस्तों? 1951 में स्टार्ट हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। 1951 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों। 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब कब शुरू हुई थी? तो किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और जो है कि ये शुरू कब हुई थी? तो 1956 के बाद स्टार्ट होता है ना, 1956 से जो है कि फिर 61 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था दोस्तों? तो ये उद्योगों पर। ठीक है दोस्तों। उद्योगों पर जो है कि फैक्ट्रीज वगैरह पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और जो है कि राउरकेला, इसी की जो है कि इसी परियोजना में, इसी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। और यहीं पर क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा में। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 2025 के अनुसार तो ये 118वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। ठीक है दोस्तों। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है आप बताएंगे? न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम बताइए। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम बताइए। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन में है। लंदन में ही क्या है दोस्तों? बकिंघम पैलेस कहाँ पर है? लंदन में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग, या फिर आप पाउंड याद रख सकते हैं ब्रिटेन की मुद्रा। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ की पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में किस सदन को जनता का सदन कहा जाता है? जनता का सदन या निम्न सदन किसको कहा जाता है दोस्तों? लोकसभा का। लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों। और लोकसभा को जो है कि भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों। संसद कैसे बनता है दोस्तों? संसद कैसे बनता है? तो संसद 3 लोगों को मिलाकर बनता है। किसको किसको? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, तीनों को, इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? संसद बनता है। ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? तो मैं आपको एक बार में ट्रिक से याद करवा देता हूँ। सरला, सरला से याद रखेंगे। सरला यानी संसद और राज्यसभा और लोकसभा कैसे? 79 से स्टार्ट करेंगे। 79, 80, 81। तो लोकसभा किस में है? 81 में। और राज्यसभा किस में है? 80 में। और संसद किस में है? 79 में। आर्टिकल 79 याद रखेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में। किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने, हैदराबाद में है ये चार मीनार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सार्क का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों। साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है। सार्क का। ठीक है। इसमें कितने देश शामिल, कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? तो इसमें है मालदीव,
मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए दोस्तों? 3 और 2 5 और 3 8। कितने देश हो गए? 8 देश हो गए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में, जो कि कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता में। और इधर नेपाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। ठीक है। सार्क की स्थापना वहीं कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में। नेक्स्ट है, विटी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों? विटी कल्चर में उत्पादन किया जाता है अंगूर का। ठीक है दोस्तों, अंगूर का उत्पादन जो है कि विटी कल्चर में किया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, एपी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? एपी कल्चर में मधुमक्खी का। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए पीसी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? पीसी कल्चर में। तो पीसी कल्चर में मछली का। फिश होता है ना, फिश, तो फिश कैसे लिखते हैं? फिश की तरह से। तो फिश, फिश आप ऐसे याद रखेंगे रिलेट कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को कहते हैं मत्स्य पालन। ठीक है दोस्तों, मत्स्य पालन कहते हैं। मत्स्य पालन, मछली पालन को। एपी कल्चर देखिए किसे कहते हैं? तो मधुमक्खियों के पालन को एपी कल्चर कहते हैं। ठीक है। तापमान को कौन मापता है दोस्तों? तो तापमान मापी यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, बल का मात्रक कितना होता है? बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, ये एसआई मात्रक है बल का। बल का अगर आपसे पूछ दे सीजीएस में मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक है, तो आप बताएंगे डाइन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो विस्थापन बटे समय। ठीक है दोस्तों, विस्थापन बटे समय। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? वेग कहते हैं। ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो वेग बटे समय। वेग बटे समय, वेग परिवर्तन बोला जाता है इसको। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुथांडू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पुथांडू उत्सव, पुंथडू या पुथांडू बोला जाता है, तो तमिलनाडु में पुथांडू उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। विशु उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये केरल का नववर्ष है दोस्तों। तो विशु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ठीक है। ऐसे ही गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। विटामिन के ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है। और विटामिन बी की कमी से तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है, मैंने बता दिया दोस्तों। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग। ठीक है। नेक्स्ट है, ये मसूड़ों का रोग है दोस्तों, स्कर्वी रोग। नासा का पूरा नाम क्या है? नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, नासा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? कि 29 जुलाई 1958 को हुई थी। 1958 में ही दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी हमारे भारत में, डीआरडीओ की। ठीक है दोस्तों, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी हमारे देश में दोस्तों? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में हुई। ठीक है दोस्तों, अगर डीआरडीओ का आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होगा? डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस, तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो 2003 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है दोस्तों, तो भारत सरकार ने 9 जनवरी 2003 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये मनाया क्यों जाता है दोस्तों?
9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत में लौटे थे दोस्तों। तो उसी दिन से जो है कि 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र बताएंगे, और अगर पूछ दे किस पहाड़ी से होता है तो त्र्यंबकेश्वर की चोटी से होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि पश्चिमी घाट का जो है कि पर्वत है। भारत में हमारे इस तरफ है ना, इस तरफ अगर दक्कन भारत देखें, दक्षिण भारत, तो इस तरफ है पश्चिमी घाट और इस तरफ है जो है कि पूर्वी घाट। तो ये पश्चिमी घाट में यहाँ पर महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की जो है कि चोटी से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। और इसी की पश्चिमी घाट की चोटी से, जहाँ जिसका नाम है महाबलेश्वर चोटी, वहीं से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से होता है। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा शिखर विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? खासी की, देखिए दोस्तों, 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो है, खासी है और जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, 3 एक साथ याद रखिए। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। सब के सब दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर ही, मैंने कोई फालतू क्वेश्चंस लिए ही नहीं दोस्तों। सब के सब सिलेक्टेड और A1 क्वेश्चन है जो हरदम पूछे जाते हैं। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या, कुल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग, वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6। ठीक है दोस्तों, 6 कौन कौन से हैं? व्याकरण है, ज्योतिष है, और निरुक्त है, शिक्षा है, और कल्प है, और छंद है। ठीक है दोस्तों, तो 6 है वेदांगों की संख्या। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। ठीक है दोस्तों, और सबसे नया वेद अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताएंगे अथर्ववेद सबसे नया वेद है, सबसे बाद में लिखा गया है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि जो है कि ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता है उसको क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं, होत्री। ठीक है, बताइए गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ओपेक का पहले पूरा नाम लिखिए, और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वियना में स्थित है, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है दोस्तों, तो ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो जो है कि 1960 में। ओपेक में जो है कि कुछ देश होते हैं दोस्तों इस संगठन में, जो कि पेट्रोल बेचते हैं, पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं अपने देश से। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। लाइसोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? तो लाइसोसोम की खोज की थी क्रिश्चियन क्रिश्चियन डी डूबे ने। ठीक है दोस्तों, डी ड्यूब है दोस्तों, तो डूबे भी कई लोग बोलते हैं, डी डूबे। ठीक है दोस्तों, तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डूबे ने। दोस्तों, इस लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका में जब भी कोई अंग जो है कि ठीक से काम नहीं करता है, तो ये लाइसोसोम जो है कि अपने आप को जो है कि बर्स्ट कर लेता है, तो ब्लास्ट कर लेता है, तो इससे इस कोशिका का जो है कि नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है ये कोशिका। ठीक है, जनगणना किस सूची में आता है? जनगणना, जनगणना आता है संघ सूची में। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए जनगणना की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? तो कब से हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, मेयो। ठीक है दोस्तों, और रेगुलर जनगणना यानी नियमित जनगणना हमारे भारत में कब से शुरू हुई थी? तो 1881 ईस्वी से। इस समय जो है कि हमारे भारत में कौन था शासन में? तो जो है कि लॉर्ड रिपन था। ठीक है दोस्तों, रिपन के शासनकाल में। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सन भी पूछता है और किसके शासनकाल में हुई थी वो भी पूछता है। ठीक है दोस्तों, और 2011 की जनगणना हमारे जो है कि भारत देश की कौन सी जनगणना थी? तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। लेकिन अगर ये देखें कि 1872 से स्टार्ट हुई थी,
तो 2011 तक में कितने कौन सी जनगणना थी, कौन से नंबर की, तो 15वीं जनगणना थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रह, तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं सौरमंडल में, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल है। देखिए दोस्तों ये सूर्य है, और सूर्य के जो है कि सामने जो है कि 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सूर्य है, तो सूर्य से इधर है, एक मिनट, ये सूर्य है और सूर्य से जो है कि 8 ग्रह सामने होते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 ग्रह। तो ये जो अंदर के 4 होते हैं, जो सूर्य से एकदम बिल्कुल लगे होते हैं दोस्तों, जो सूर्य से एकदम सटे हुए होते हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और जो ये बाहर होते हैं, ये होते हैं बाह्य ग्रह, जिसको जोवियन ग्रह भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जोवियन ग्रह। तो वही आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन आ जाता है, जो बाहरी ग्रह में शामिल है, तो वो जो है कि बृहस्पति है, और फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है। जो बुध होता है, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, तो 88 दिनों में लगा लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ठीक है। बाबरनामा किसने लिखा था, तो बाबर ने लिखा था, बाबरनामा। ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो बाबर का मकबरा है काबुल में। मैं आपसे पूछता हूँ जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। ठीक है दोस्तों, लाहौर में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो अकबर का मकबरा है आगरा में, आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके किसके बीच में हुआ था, तो 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। जीता कौन था, तो बाबर जीता था। ठीक है। और इसने जीत करके मुगल वंश की स्थापना की थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था, तो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ये हल्दी घाटी है कहाँ पर दोस्तों, तो राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जो कि प्रकाश वर्ष होता है, ये किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। ठीक है दोस्तों, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यही है, प्रकाश वर्ष। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में अगर बताया जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 98 पॉइंट समथिंग है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। 98 आप याद रखेंगे तभी आप ऑप्शन देख करके मार देंगे ऑप्शन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं दोस्तों, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन मूल रूप से। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, मापन किसे किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूँ वायु का वेग किससे मापा जाता है, वायु का वेग, तो वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों। बिंदुसार किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है बिंदुसार। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मकाऊ की मुद्रा क्या है, मकाऊ की मुद्रा है पटाका। ठीक है दोस्तों। म्यांमार की राजधानी कहाँ पर स्थित है, नेपीदा में है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्या। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो जकार्ता में है इंडोनेशिया की राजधानी। ठीक है दोस्तों, ये सब एशियन कंट्री है। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने शुरू किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने। कब शुरू किया था, 9 अगस्त 1942 को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, झंडा दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। एक डॉक्टर जो है कि सबकी भलाई करता है, आप ऐसे याद रखेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ बताइए जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ बताइए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक दिवस कब मनाया जाता है, डाक दिवस, डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो सिंधु नदी की। सलाल बगलिहार और दुलहत्ती परियोजना
किस नदी पर स्थित है सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती परियोजना? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन बांध। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ान शाला। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या फिर रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये दर्रे के एक दो क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं सारे के सारे प्रमुख दर्रे जो है कि वो ट्रिक से बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे आप याद रखेंगे। उसके नाम से ही मैं ट्रिक निकाल करके आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। आप पहले तो 4 दर्रे इसी यहीं याद कर लीजिए। जोजिला दर्रा हो गया, पीर पंजाल, काराकोरम और एक है बनिहाल दर्रा। ठीक है दोस्तों, बनिहाल और बुर्जिला, ये 5 दर्रे आप यहीं पर याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे याद रखेंगे? पहले तो आप इसको याद रखिएगा कैसे। आप तो नाम से ही मैं ऐसा बता दूंगा कि आप नाम से ही पता चल जाएगा आपको है कहाँ। तो जोजिला दर्रा, जोजिला मतलब जो झीले, जो झीले कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। वो जान लिए कि बहुत भाग्यशाली है आज के समय में, क्योंकि अभी जल्दी जो दोस्तों की पहलगाम अटैक हुआ था और भी अटैक्स, वहाँ पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो वही उसी से मैंने रिलेट किया है कि जो झीले, जो जम्मू कश्मीर में झीले, जानिए कि वो बहुत भाग्यशाली आदमी है। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल दर्रा तो ये है जम्मू कश्मीर में। कैसे याद रखेंगे इसको? तो जम्मू कश्मीर वैसे तो बहुत सुंदर सी जगह है, बहुत अच्छा जगह है। तो जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर और अच्छी जगह है, तो क्या है उसको याद कैसे करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जा करके आप उसकी सुंदरता की जाल में फंस जाते हैं। ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर इतना सुंदर है कि कोई भी जा करके उसके सुंदरता की जाल में जो है कि फंस जाता है। पंजाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये चीन को जो है कि भारत से जोड़ता है काराकोरम दर्रा, और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में है जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो कैसे याद रखेंगे इसको दोस्तों? तो जो है कि काराकोरम मतलब कि क्रियाक्रम या फिर कार्यक्रम। कैसे याद रखेंगे? क्रियाक्रम, ये जो चीन है ये आए दिन हमारे भारत के साथ कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई मतलब कांड करता ही रहता है। भारत की जो है कि इस तरफ चीन है ना दोस्तों, तो ये चीन हमारे भारत की कहीं ना कहीं किसी न किसी भूमि की जो है कि अपना बताता है, कहता है कि हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है। तो कोई ना कोई ये विवाद पैदा करता ही रहता है, कोई ना कोई ये कार्यक्रम करता ही रहता है। तो ये कैसे याद रखेंगे? काराकोरम जो है कि जम्मू कश्मीर में है। और अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में आप इस वक्त जाएंगे आतंकवादी माहौल में, आतंकी माहौल में, तो आपका भी क्रियाक्रम जो है कि होना तय है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर है। तो बनिहाल दर्रा से कैसे याद रखेंगे? बढ़िया हाल। बढ़िया हाल किसका नहीं है दोस्तों आज के समय में? हमारे भारत के जो है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का हाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन बढ़िया हाल किसका नहीं है? तो जम्मू कश्मीर का। वही बेचारा जो है कि हमेशा आतंकवादी हमलों से जूझता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कैसे याद रखेंगे इसको दोस्तों? तो बुर्जिला दर्रा तो बुजुर्ग से आप याद रखेंगे। बुजुर्ग, ये जो जम्मू कश्मीर में जो बहुत पहले के जो आदमी हैं, जो पहले के बुजुर्ग हैं, जो आज़ादी के समय के बुजुर्ग हैं, जब तक ये रहेंगे ना तब तक ये जम्मू कश्मीर में अमन और शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि यही लोग आतंकवादी को जो है कि अपना जो है कि रहने का आवास देते हैं, स्थान देते हैं, और फिर यही लोग जो है कि हमला करवाते हैं।
तो जब जब तक ये बुजुर्ग नहीं जाएंगे और जो नए लोग आएंगे उनकी सोच अच्छी होगी, उनकी सोच नई होगी, और हमारी गवर्नमेंट भी वहाँ के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, तो नए लोग इस बात को समझेंगे। लेकिन ये जो पुराने और बुजुर्ग लोग हैं ये नहीं समझेंगे। तो बुर्जिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए दोस्तों, मैं आपको 3 यहीं पर याद करवा देता हूँ एक साथ। रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा, RBC। कैसे याद रखेंगे? RBC, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और सिपकिला दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कैसे याद रखेंगे? तो RBC कहाँ होता है? हमारे ब्लड में। और ब्लड में एक और क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कैसे कहाँ पर होता है? ब्लड में। तो हीमो से याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश, और RBC इसी में होता है ब्लड में। तो RBC। ठीक है दोस्तों, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा और सिपकिला दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो 3 यहीं पर याद रखना है, और 3 ही दर्रे हिमाचल प्रदेश से पूछता है, ये गारंटी है दोस्तों, और कोई दर्रा पूछता ही नहीं है। नेक्स्ट है धर्मा दर्रा। धर्मा दर्रा कहाँ पर स्थित है? देखिए 4 यहाँ पर मैं आपको एक और याद करवा दे रहा हूँ। 4 धर्मा नीति माना। धर्मा नीति माना, आप इसे 4 यहीं पर याद रखिए। कैसे याद रखेंगे? धर्मा नीति माना। धर्मा नीति माना याद करिए, मेरे साथ बोलिए दोस्तों। धर्मा नीति माना और एक है लेपुलेख। धर्मा नीति माना और लेपुलेख। धर्मा नीति माना लेपुलेख कहाँ पर स्थित है ये 4 दोस्तों? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड के लोग, या फिर जिसको उत्तराधिकार मिलता है, वो क्या करता है? जो उत्तराधिकारी किसे बनाया जाता है? जो धर्म की नीति मानता है। धर्म की नीति मानता है। जो धर्म की नीति मानता है उसे क्या मिलता है? उत्तराधिकार मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो धर्मा दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, और माना दर्रा उत्तराखंड में, और एक है लास्ट जो है कि लेपुलेख दर्रा। बस, इससे आगे गारंटी है कि नहीं पूछेगा कोई दर्रा। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई दर्रा और बच गया नहीं, कोई नहीं बचा है। 4 दर्रे यहीं से पूछेगा। लेपुलेख दर्रा भी कहाँ है दोस्तों? तो लेपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम से दोस्तों आता है। 2 दर्रे यहाँ से केवल पूछते हैं सिक्किम से। सिक्किम से केवल और केवल 2 दर्रा पूछा जाता है। कौन कौन सा? नाथुला और जयलेफला। ठीक है दोस्तों, नाथुला और जयलेफला। नाक जल गया, आप ऐसे याद रखेंगे, नाक जल गया। नाक जल गया मतलब कि नाथुला और जयलेफला। नाथुला और जयलेफला सिक्किम का, ऐसे याद रखेंगे। या फिर ऐसे याद रखेंगे, और राज्य कैसे याद रखेंगे? सिक्कों के चक्कर में, पैसों के चक्कर में नाक जल गया। ठीक है दोस्तों, नाक कैसे जल गया? पैसों के चक्कर में, सिक्कों के चक्कर में। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। देखिए आ गया जयलेफला दर्रा। जयलेफला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जयलेफला दर्रा सिक्किम में। RRB NTPC 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। सब के सब दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही मैंने लिए हैं, और ये एक बार नहीं दोस्तों, कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बोमडीला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश के भी मैं आपको 3 एक बार में याद करवा देता हूँ, इससे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से भी कोई नहीं पूछेगा। कैसे, कौन कौन सा है आप याद रख करिए? बदायूं। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल कैसे याद रखेंगे? अरुण जो है कि आंचल को लेकर के भाग गया। कहाँ भाग गया? बदायूं में। कहाँ भाग गया? बदायूं। बदायूं जिला है ना यूपी का, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरुणाचल को लेकर के बदायूं भाग गया। अब बदायूं को कैसे याद रखेंगे? ब में है, ब से आ जाएगा बोमडीला दर्रा। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला। और द से आ जाएगा दीफू दर्रा। दीफू, दीफू देखिए यहाँ पर है, तो दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और यह है ना लास्ट में, तो यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा कहाँ पर है इसमें? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो बदायूं याद रखेंगे, बदायूं। तो अरुण आंचल को लेकर के कहाँ भाग गया? बदायूं में भाग गया। अरुण आंचल को लेकर के कहाँ भाग गया? बदायूं में। मेरे साथ बोला करिए दोस्तों, तभी आपको याद हो जाएगा यहीं पर तुरंत। तो बोमडीला है, बोमडीला, दीफू, बोमडीला, दीफू और यांग्याप दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है
तूजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तूजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर से केवल और एक ही दर्रा पूछता है, कौन सा है? तूजू दर्रा। ये म्यांमार को जो है कि भारत से जोड़ता है, कुछ इस तरीके का है। तो इधर है म्यांमार और इधर है म्यांमार है दोस्तों, और इधर है भारत। ठीक है दोस्तों, तो कैसे याद रखेंगे? तूजू मतलब तुझे क्या चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तो आप कहेंगे क्या ऐसा चीज़ मिल जाए कि आप अमीर हो जाएं, तो आप कहेंगे कि मणि मिल जाए। बस मणि मिल जाए तो क्या आप हो जाएंगे अमीर। या फिर मैं सादा अगर मैं सिंपल सा बोलूं कि तुझे क्या चाहिए, तो मुझे मणि चाहिए। तुझे क्या चाहिए? मणि चाहिए, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो केरल में। कैसे याद रखेंगे? पालघाट को पल पल से याद रखेंगे, पल पल। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो वो कौन है? केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है। तो केरल के लोग या फिर जो पढ़े लिखे होते हैं उनका ध्यान पल पल किस में होता है? पढ़ाई लिखाई में। पल पल अगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान होता है किसका? पढ़े लिखे लोगों का। जो पढ़े लिखे होंगे वो ज़्यादातर जो उनका समय पढ़ने में ही जाएगा, तभी ना जो है कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा उनमें साक्षरता होती है, लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है उनका, उस राज्य का। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि उसका ध्यान पल पल पढ़ाई में ही लगा होता है। पढ़ाई कहाँ पर होती है ज़्यादा? तो केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल से एक और जो है कि दर्रा जो है कि पूछता है दोस्तों, वो मैं अभी आपको यहीं पर याद करवा देता हूँ। उसका नाम है सेनकोटा दर्रा। कौन सा दर्रा है? सेनकोटा दर्रा। हालांकि वो आगे आता है, लेकिन मैं आपको यहीं पर याद करवा देता हूँ। सेनकोटा दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? तो वो भी केरल में है। कैसे याद रखेंगे सेनकोटा दर्रा को? कि उनके बेटे का मन जो है कि सेन मतलब सन, तो उनके बेटे का मन जो है कि पढ़ाई में लगता है। कैसे लगता है? पढ़ाई में। तो पढ़ने से कैसे याद रखेंगे? केरल। पढ़ा लिखा राज्य सबसे ज़्यादा कौन है? केरल। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा कहाँ पर है? दो दर्रा मैं आपको यहीं पर याद करवा दे रहा हूँ, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से भी केवल दो दर्रे पूछा जाता है। कैसे? थालघाट और भोरघाट, ये दोनों। कैसे याद रखेंगे इसको? थालघाट का थाल मतलब थाली, बड़ी सी थाल आपके सामने खाने के लिए अगर आपके सामने आए तो किसके सामने बड़ी सी थाल खाने की लग कर आती है? महाराजाओं के जो महाराजा होते हैं, जो वीर होते हैं, उनके सामने बड़ी सी थाल लग कर के खाने पीने की आती है, जिसमें कई सारे पकवान होते हैं ना दोस्तों। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जो बड़ी सी थाल होती है किसके सामने आएगी? महाराजाओं के पास आती है। ठीक है, ऐसे ही आप याद रखेंगे। तो महाराजा बनने के लिए क्या करना होगा आपको भोर में उठ जाना है। भोर में मतलब एकदम सुबह उठ जाना है। सुबह उठ करके अपना काम करना है। सूर्योदय से पहले अपना उठ जाना है। कहा जाता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और अपना जो है कि जितना भी दिनचर्या है वो पूरा करने के बाद अपना जो है कि काम में मेहनत करिए। तो आप वैसे याद रखेंगे कि भोर में अगर आप उठेंगे तो आपका जो है कि महाराजा बनेंगे, और अगर महाराजा बन जाएंगे तो आपके सामने बड़ी बड़ी थाल आएगी खाने पीने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेन घाट दर्रा इसी को कहते हैं दोस्तों, या फिर सेनकोटा दर्रा भी इसको कहते हैं। तो कैसे? सन यही है ना, तो उनके सन का जो है कि मन पढ़ाई में लगता है, या फिर उनका सन बहुत पढ़ता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहानपुर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों, आप इसका कोई अच्छा सा ट्रिक बना करके मुझे भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं देखूंगा कि आपका जो है कि ट्रिक अच्छा है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते दो क्वेश्चंस का और जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, और बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? बताइएगा ये तीनों कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। बाय।